एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ नित्यानंद राय साहब जुड़ चुके हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। तो सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत है। अब केंद्र में जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के साथ साथ बतौर बिहारी ये जिम्मेदारी भी है कि सरकार को फिर से लाया जाए। तो मुझे लगता है कि उसकी तैयारियों में बहुत ज़्यादा मेहनत से लगे हुए हैं आप। क्या समझ में आ रहा है? समझ में बिल्कुल यही आ रहा है, और जो देख रहे हैं कि एकदम बिल्कुल तय है कि 2025 में फिर एनडीए की सरकार बनेगी और केंद्र में जिम्मेवारी है और बिहार का सामने चुनाव है। तो बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए बिहार की जनता कमर कस ली है। इसलिए कमर कसी है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा बिहार के गांव गांव, घर घर, शहर शहर, जन जन तक पहुंच रही है। और इसको बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बखूबी इस विकास की गंगा को पहुंचाने में काफ़ी दिन रात परिश्रम करके सफलता प्राप्त किए हैं, कर रहे हैं। तो इसलिए लोग चुनाव की तैयारी, इस बार का चुनाव थोड़ा अद्भुत चुनाव है। हर बार पहले कार्यकर्ता लगते थे, चुनाव आता था, फिर लोग मतदान करते थे। इस बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का और काम का इतना प्रभाव है कि लोग यहाँ के खुद चुनाव जिताने के लिए एनडीए को कमर तो कसे ही है, एकदम आगे बढ़कर खुद काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए राय साहब, ये तो बात है कि आप कह रहे हैं कि सब मिलके हैं और हर पार्टी के चेहरे के पास ये जिम्मेदारी बनती है कि बात करें, लेकिन यही आरोप भी लगा रहे हैं इसी बात को लेकर, क्योंकि केंद्र में भी आप हैं, यहाँ भी हैं, तो आप वोट काट रहे हैं। जो लगातार आपने सुना होगा, हर यात्रा में भी इसी बात को किया गया। इलेक्शन कमीशन तक अब कटघरे में आ गया, संवैधानिक ढांचा भी। तो क्या ये एक वजह है? बार बार वो प्रश्न उठा रहे, क्या यही वजह है फिर से आप इसलिए आश्वस्त हैं कि बिहार में हम आ जाएंगे? माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यह SIR जो हो रहा है उसके खिलाफ जो महागठबंधन के लोग, इसको नादान कहना भी लगता है कि मुनासिब ही होगा, ये लोग जो यात्रा निकाले, वह यात्रा वास्तव में विदेशी घुसपैठियों को बचाने की वह यात्रा थी, न कि वोट काटने के लिए कोई यात्रा की गई। और वोट क्यों नहीं कटेगा? बिल्कुल कटना चाहिए। चुनाव आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। कि आप सोचिए कि घुसपैठिए आकर बिहार के मतदाता सूची में प्रवेश कर गए, नाम दर्ज हो गया, फर्जी कागजात बनाया गया, कारण था तुष्टीकरण, कारण था वोट की लालच। और लेकिन उन्होंने कितना गद्दारी किया है महागठबंधन वालों, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी या आरजेडी की सरकार थी, और कभी कभी तो दोनों के मिलके ही सरकार रही है, कि विदेशियों को वहाँ मतदाता सूची में नाम घुसपैठियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करके बिहार के नौजवानों की नौकरी पर, उनके पेट पर, उनके रोजगार पर जो लात मार रहे हैं, सब बाहर हो जाएंगे। इसलिए बिहार का नौजवान इस बार तेजस्वी को सबक सिखाने के लिए अभी से ही निकल पड़ा है। तो ये घुसपैठी आज ही तो नहीं आए होंगे ना? नीतीश जी की सरकार यहाँ लगातार है, सेंटर में 2014 से आपकी सरकार है, तो फिर ये घुसपैठी आ कैसे? बिल्कुल आपका सही कहना है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप घुसपैठी या को यहाँ आने का कोई न रास्ता है और न वह हिम्मत कर रहे हैं। अगर कुछ उस प्रकार की कोशिशें होती भी है तो मोदी जी की सरकार में इतना व्यवस्था की गई है सीमा पर कि घुसपैठ या क्या परिंदा भी नहीं पर मार सकता है। और निश्चित रूप से कमी ही नहीं आई, लगभग समाप्त हो चुका है। तो ये घुसपैठिए कब के? पहले के हैं, आजादी से जो प्रारंभ हुआ वह लगातार चलते रहा। मोदी जी की जब सरकार बनी 2014 में, उस समय
देश से में घुसपैठियों का आना धीरे 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 कम हुआ और अब लगभग समाप्त हो गया है। और यह घुसपैठिए सोचिए कि लोकतंत्र में जो बाहर से आकर यहाँ मतदाता सूची में है, भारत की भावनाओं का, भारत के लोकतंत्र का, भारत की मर्यादाओं का और जो विशेषता है हमारे चुनाव का, उसको भी वह बाधित करते थे, अपवित्र करते थे। इसलिए उनको तो बिल्कुल बाहर जाना ही चाहिए। अच्छा, एक बात है राय साहब, ये आप लोग हमेशा बोलते आए हैं कि लालू काल जो था वो जंगल राज था, बिहार ने उसको बहुत झेला है। आज उस जंगल राज को कहा जा रहा है, जो लगातार विपक्ष कह रहा है कि उसका डर जबरदस्ती दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्राइम का ग्राफ तो अब आपके शासनकाल में ही बढ़ गया। देखिए, घर के सामने किसी बिजनेसमैन की हत्या कर दी, घर में घुसकर गोली मार दी, बिहार में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, जंगल राज हम लोग ही नहीं बोल रहे हैं, बिहार की जनता के साथ साथ जिसने बिहार को जाना और पहचाना, उस समय जो 1990 से लेकर 2005 तक का बिहार था, वह जंगल राज ही था। और उस समय नरसंहारों की संख्या देखिए, 100 लोग एक साथ मौत के घाट उतार दिए जाते थे। मां बहनों का सामूहिक बलात्कार होता था, फिरौती के लिए अपहरण हो जाता था, बच्चों का अपहरण, बुजुर्गों का, महिलाओं का अपहरण, युवाओं का अपहरण, किसानों का अपहरण, इंजीनियर डॉक्टर का अपहरण, व्यवसायियों का अपहरण, सबका अपहरण हो जाता था। उद्योग के नाम पर सिर्फ यहां बिहार में उस समय अपहरण ही था। आप देखिए होंगे कि अनेकों छोटे छोटे बच्चों का अपहरण हुआ था और किस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती थी। तो यह जंगल राज ही है ना उस समय का। और कितनी बड़ी तादाद में डकैती होती थी, कितना भय का वातावरण था, जातीय उन्माद था, वर्ग विभेद था, वर्ग संघर्ष था, जातीय संघर्ष था, लूट पाट, डकैती, मारपीट, भय का वातावरण, वह जंगल राज। और वह जंगल राज का दाग और भय बिहार अभी भी नहीं भूला है। किसी के चेहरे पर कोई घाव आ जाता है, जीवन भर के लिए रहता है, तो कम से कम यह कई दशक तक तो रहेगा ही। और लोगों ने देखा है, इसलिए वह जंगल राज ही था। अभी भी अपराध होते हैं, ठीक बात नहीं है, वह अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब जो अपराध होते हैं छिटपुट, किसी की हत्या हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हत्या नहीं हो रही है, लेकिन उस समय के नरसंहार अभी की हत्या में अंतर है। और उस समय जो अपराधी अपराध करते थे, उनको लालू राबड़ी जी की सरकार और उनके मंत्री बजाबते से इस बिहार की राजधानी दिल्ली में मेहमान बनाकर रखते थे। मंत्रियों के आवासों पर अपहरण करता रहते थे, अपराधी रहते थे। अपराधियों को उस समय छूट मिली थी और पुरस्कृत किया जाता था, खुलेआम घूमते थे, कोई पकड़ने वाला नहीं होता था। लेकिन अब नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए वाली सरकार, सुशासन की सरकार, अपराध होता है तो कार्रवाई होती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, कानून उनको सजा देती है। तो पहले और अब में अंतर, उस समय अपराधियों को संरक्षण मिलता था, अब अपराधियों को सजा मिलती है। ये अपराधियों को सजा मिलती है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक दौर ऐसा भी रहा ना कि नीतीश जी ही थे और लेकिन सरकार में आप विपक्ष की भूमिका में आ गए थे, तो उस वक्त क्या हो गया था? ग्राफ अपराध का बढ़ गया था फिर क्या? नहीं, देखिए मैं बताता हूं, उसको तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। अब राजनीति का कुछ ऐसा समय था तो, लेकिन उस समय भी नीतीश जी ने एज ए मुख्यमंत्री कोई समझौता नहीं किया। अच्छा, तेजस्वी दबाव था, मतलब आप कह रहे हैं? नहीं, उस समय तेजस्वी के सारे कारनामों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनको, उनके अपराधियों को जो संरक्षण देते थे आरजेडी के लोग, यानी अपने अपराधियों को, तो नीतीश कुमार जी बर्दाश्त नहीं करते थे। लॉ एंड ऑर्डर को बाधित जब आरजेडी वाले करते थे, उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। विकास से बाहर जाकर जब बात करते थे विकास को, तो उस समय भी स्वीकार नहीं करते थे। तो उस समय भी अगर तेजस्वी सरकार में नीतीश बाबू के साथ थे
तो उस समय भी जो विकास हुआ, जो नौकरी मिली, जो रोजगार मिला, वह सब नीतीश बाबू का था। यह बाधित करना चाहते थे तो खुद नीतीश जी बोलते ही हैं। नीतीश बाबू इतने अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, विकास पुरुष हैं, सुशासन बाबू है, तो इतने थे, कुछ समय के लिए गए भी थे, तो तेजस्वी प्रभाव डालना चाहते थे, बाधित करना चाहे थे, लेकिन वो तो कर नहीं पाए और उनको नीतीश कुमार जी ने बाइज्जत उनको बाहर कर दिया। लेकिन क्या चुनौती नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी स्वघोषित मुख्यमंत्री अपने आप को बता रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि अभी मुहर नहीं लगा है, ना कांग्रेस ने खुलकर कहा है या फिर दूसरे दलों ने, स्वघोषित वो अपने आप को कह रहे हैं। तो क्या एक युवा चेहरा, और दूसरी तरफ इनकी तबीयत को लेकर लगातार विपक्ष बयान दे रहा है कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो नीतीश जी को साइड कर लेंगे, ऐसे में जनता को भ्रमित किया जा रहा है क्या? कहते हैं युवा का एक संस्कार और गुण, न वह मेहनती है, न कहीं संस्कार से भरपूर होकर युवाओं के लिए सोचते हैं। बस सिर्फ युवा इसीलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पूजनीय माता जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली गलौज दिलवाए, अपने सामने में दिलवाए। वैसे प्रधानमंत्री जी को, उस गरीब के मसीहा को, विकास के भगीरथ को और उनकी पूजनीय माता जी को, जिस माता ने भारत मां के लिए एक वीर सपूत, गरीब का सेवक पैदा कर इस देश को समर्पित किए हैं, जिसने गरीबी की जिंदगी में अपने बच्चों को पालने के लिए, मोदी जी की माता जी दूसरे के घर बर्तन धोती थी, पानी भरती थी, तो मजदूरी करती थी। तो आप सोचकर देखिए कि वह माता अपने पुत्र को रोक भी सकती थी कि नहीं, इतनी गरीबी है, घर में इतना अभाव है, और तुम काम पर निकल गए। आप जानते हैं कि उनका जीवन सिर्फ प्रधानमंत्री बनने और मुख्यमंत्री बनने से ही सेवा का काम प्रारंभ नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने इस देश समाज के लिए संगठन खड़ा किया है, सेवा दी है। संगठन के जीवन में भी उन्होंने राष्ट्र सेवा की है, लोगों के कल्याण की बात उस समय भी उन्होंने की है, सेवा की है। और मुख्यमंत्री बनने और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने की है। रोक सकती थी उनकी माता जी, नहीं रोकी। उस जिस माता ने उस वीर सपूत को पैदा कर, यानी विकास के भागीरथ और गरीबों के मसीहा को पैदा कर देश को समर्पित की, जो रोक सकती थी नरेंद्र मोदी जी को देश सेवा और जन सेवा से, लेकिन नहीं रोकी, सहर समर्पित की। उस माता जी को गाली देने वाले यह लोग पापी लोग हैं, और वो कभी युवा का आदर्श नहीं हो सकते, कभी हो ही नहीं सकते। और पापी आप किनको बता रहे हैं? राहुल गांधी के मंच से भी गाली पड़ी। हाँ, और बार पापी आप किसको बोल रहे हैं? पापी दोनों को बोल रहे हैं। अच्छा, पापी है या धर्मी है, और उस सब का सत्यानाश होने वाला है। हाँ। और सोचिए, चारा घोटाला के पैसा से जो बढ़ा बढ़ा है, उसका संस्कार कैसा होगा? अलकतरा घोटाला के पैसों से, धोती साड़ी के घोटालों के पैसे से, बाढ़ के प्रभावित बच्चों के लिए दूध जो आया था उस दूध के घोटालों से पले बढ़ने वाले लोग का संस्कार कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। वह संस्कार का अपना परिचय दे रहे हैं, तो युवा के तो आदर्श कभी हो ही नहीं सकते। वो टी शर्ट पहनने से कोई युवा हो जाता है। लेकिन एक बात आपको लेकर भी वो कहते हैं, मैंने सुना, आप खुद याद। और मैं यह कह रहा था, जब आपका सवाल का मैं जवाब पूरा कर दूं, और यह बिहार देख रहा है, आप बताइए कि कोई नौकरी जो रेलवे में लेने गया होगा, कोई युवा ही ना होगा, और उसकी जमीन को अपने पिताजी के नेतृत्व में तेजस्वी ने घोटाला कर दिया। कैसे युवाओं का वह शुभचिंतक हो सकता है? युवाओं का शुभचिंतक वह व्यक्ति कैसे हो सकता है जो कलम का भी मजाक उड़ा? रेल मंत्री तो समय लालू यादव थे, आप घोटालेबाज तेजस्वी को बता रहे हैं। लेकिन उनके पुत्र के नाते, बेटे के नाते उस घोटाला में शामिल तो भी है। अच्छा, इसलिए आप उनको भी कह रहे हैं कि ये कैसे युवा का हो सकते हैं? तो यह नहीं, युवा किसको कहेंगे? जो युवा के लिए सोचेगा। अब युवा क्या सीखेगा उनसे? कि हम कलम फेंक दे,
हम दूसरे को गाली दे दे, हम जातीयता में लोगों को बांट दे, हम जातीय उन्माद करा दे। अब अगर देश की सेना शौर्य दिखा रही हो तो उस पर भी सवाल खड़ा कर दे, देश का विकास हो रहा है तो भी सवाल खड़ा कर दे। अभी देखे ना कांग्रेस वालों ने क्या किया कि जीएसटी में इतनी कमी लाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना जीवन के प्रतिदिन काम में आने वाली उपयोगी सामग्रियों का, चाहे कुछ भी हो, वो तो ये भी कह रहे हैं कि आपने बढ़ाया ही क्यों था, जो घटाने की जरूरत पड़ गई। पहले तो आपने कमाई कर ली, उसके बाद घटा के आप दिखा रहे हैं। नहीं, घटा है एक। और उस समय भी जो बढ़ा था, तो आप जब टैक्स व्यवस्था को देखेंगे और उस टैक्स व्यवस्था के बाद जिस प्रकार से उस व्यवस्था की सफलता आई और उस प्रयोग से जो रिजल्ट आया, और जब सामर्थ्यवान सरकार बनी और लगा कि अब हम हर चीज के दाम को हम सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करेंगे, हम कमी करेंगे। इस देश में नारा लगता था महंगाई पर लगाम लगाओ, यहाँ जहां महंगाई वहां रोक दो। लेकिन महंगाई पे मोदी जी ने सिर्फ लगाम ही नहीं लगाया, महंगाई भी कम की। आज जीवन से जुड़ी हुई सारी उपयोगी वस्तुओं का, चाहे वह शिक्षा क्षेत्र का हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का और हो, इस सब का बिहार में फायदा से मिलेगा। संबंधित हो या घर से संबंधित हो या किसी भी चीज से जो जीवन के लिए जितनी उपयोगी चीज है, उसकी जीएसटी में कमी लाकर इन्होंने एक इतना बड़ा काम किया है। इसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा? उस बेचारे गरीब को। और ये सीधे सीधे बिहार के चुनाव में एक मुद्दा रहेगा कि जीएसटी में भी सरकार ने जो कमी की है वो बिहार के लोगों के लिए भी उतना ही फायदेमंद रहा है, ये बता रहे थे हमारे साथ नित्यानंद। नहीं, बिहार के लोग ने पूरे देशव्यापी, लेकिन अभी तो मुद्दा बिहार का है, इसलिए बिहार के लोगों को मैंने ज्यादा केंद्रित करके रखा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, इस मंच पर आकर अपनी बातों को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ बीजेपी लगातार इस रणनीति पर काम कर रही है कि सरकार फिर से एनडीए की बननी है, और ये कोशिश करने की बात बार बार हो रही है कि युवा सोच, विचारधारा दरअसल युवाओं के बारे में सोचने से होता है, सिर्फ खुद को युवा कहने से नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको।